हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर, किडनी की स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा। यूरिन फॉर्मेशन जो होती है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होगा, ये सब कहाँ पर चल रहा है? किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, वहाँ पर ये वाली प्रोसेस चल रही है। तो सबसे पहले वहां पर होता है क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड प्रोसेस होगी रीएब्जॉर्प्शन। एंड द थर्ड वन इज सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कह सकते हो या सिंपली रीएब्जॉर्प्शन, एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, या कहीं पर आपको सिंपली सिक्रीशन में लिखा मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है जो कहाँ पर होगी? ग्लोमेरुलस के अंदर। और ग्लोमेरुलस क्या बताया था? ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो एंटर कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं? अफ्रेंट आर्टरियोल। और जो लीव आउट कर रही है वो है इफ्रेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो जो अफ्रेंट आर्टरियोल होती है उसका लुमेन थोड़ा वाइड होता है और ये ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, ये जो कॉइल्ड फॉर्म होती है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो इस ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रही है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क होता है आर्टरीज का या आर्टरियोल का कह सकते हो आप। तो यहाँ पर ब्लड ज्यादा अमाउंट में एंटर कर रहा है और लीव आउट कम कर रहा है, तो यहाँ जो फिल्ट्रेशन होगी वो बहुत ज्यादा प्रेशर से होगी। जो ब्लड होगा वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ मूव करेगा यहाँ पर, और जो ये वाली बोमेन्स कैप्सूल की जो सेल्स होती है उनसे वो फिल्टर आउट हो जाएगा। इसमें कुछ ग्लूकोज आएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, सॉल्ट्स आएंगे और यूरिया आएगा। ओके, तो बाकी जो ब्लड होगा वो वापस चला जाएगा। 1 मिनट में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर आउट होता है? लगभग 1100 से 1500। 1 मिनट में इतना ब्लड फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलस से। ओके, अब हम बात करते हैं भाई जितना फिल्ट्रेट यहाँ पर आएगा उतना का उतना फिल्ट्रेट जो होगा वो यूरिन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज होता है और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मिनट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड किडनी से फिल्टर कर रहा है वो जो आपके हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं उनसे जो पास हो रहा है ब्लड उसका 1/5 होता है। ठीक है, हार्ट से ज्यादा अमाउंट में ब्लड पास हो रहा है जबकि किडनी से कम अमाउंट में ब्लड फिल्टर हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं GFR की, मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है भाई? 1 मिनट में 1100 से 1500 ml ब्लड पास हो रहा है, लेकिन उसमें से फिल्टर कितना हो रहा है, मतलब फिल्ट्रेट कितना बन रहा है? तो वो कितना होता है? लगभग कितना होता है? 125 ml पर
मिनट। इतने ब्लड में से इतना फिल्टर आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड सेल्स नहीं आएंगी, ब्लड के प्रोटीन्स भी नहीं आएंगे, सिर्फ ग्लूकोज, यूरिया, सॉल्ट्स और वाटर, ये सब फिल्टर आउट होकर यहाँ पर आ जाएगा पीसीटी के अंदर। और वो कितना होगा, जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो 125 ml पर मिनट होगा, ठीक है। तो 125 ml पर मिनट हो रहा है, तो कितना होगा, लगभग अप्रोक्सीमेट 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बनेगा, 180 लीटर पर डे। लेकिन उसमें से कितना, सिर्फ 1.5 लीटर जो होता है वो यूरिन पास आउट होता है। ओके, क्या बताया मैंने यहाँ पर डायमेंशंस, 1100 से 1500 ml ब्लड जो है वो 1 मिनट में ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो रहा है। उस फिल्टर में से जो फिल्ट्रेट बन रहा है 1 मिनट में वो 125 ml है। मतलब GFR जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बना देती है। यहाँ पर 125 ml फ्लूइड आ जाएगा, तो लगभग 180 लीटर पर डे आ जाएगा, फिल्ट्रेट बन जाएगा किडनीज से। और उसमें से लगभग 1.5 लीटर यूरिन फॉर्मेशन होती है। ओके, तो अब देखो इतने में से इतना ये कैसे होगा, ये हम आगे की 2 प्रोसेस जो होंगी उनमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस मैंने क्या बताई थी, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड प्रोसेस थी रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो हमारा ये है हमारा नेफ्रॉन, ये है हमारा नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन के साथ में क्या बताई थी, वासा रेक्टा, ठीक है। तो क्या होगा, जो यहाँ पर फिल्ट्रेट आ रहा था कितना, 125 ml, 125 ml में से बहुत सारा वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर। ये क्या होगा, या तो पीसीटी से, डीसीटी से भी, लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों लिम्ब से। जो मतलब रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज का वापस से एब्जॉर्ब हो जाना। भाई जो चीज ब्लड में से निकली थी, यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरी थी, तो जो चीज ब्लड में से निकली थी उसका वापस से ब्लड में लौट जाना रीएब्जॉर्प्शन कहलाएगा। और इस रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मोस्टली ग्लूकोज, वाटर, कुछ सॉल्ट्स वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। तो लगभग कितना, 99% जो फिल्ट्रेट यहाँ पर आया था वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, सिर्फ 1% जो होगा वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आकर इकट्ठा होगा। ओके, थर्ड प्रोसेस है इसमें सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सीक्रेट होना। भाई रीएब्जॉर्प्शन हमने पढ़ लिया कि जो फिल्ट्रेट बन रहा है उसमें से लगभग 99% वापस ब्लड में चला जाएगा, चाहे वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू जाए या फिर पैसिव प्रोसेस के थ्रू जाए। अब है सिक्रीशन। तो सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सीक्रेट होना, स्रावण होना, ठीक है। तो सिक्रीशन में मोस्टली H+ आयंस, पोटाशियम आयंस और अमोनियम आयंस, ठीक है। ये सब जो होंगे ये सीक्रेट आउट हो जाएंगे फ्रॉम द ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स जो होंगी, नेफ्रॉन की जो ट्यूबुल्स हैं उनसे ये चीजें जो होंगी वो सीक्रेट हो जाएंगी, जिनकी वजह से क्या होगा, एसिड बेस का बैलेंस बनेगा। भाई हमें क्या है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करना है, एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करना है और वाटर का लेवल भी मेंटेन होना चाहिए, डिहाइड्रेशन की कंडीशन
नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए जो रीएब्जॉर्प्शन है वो चलता रहेगा और सिक्रीशन प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो जो ये होगा सिक्रीशन प्रोसेस होगा वो एसिड बेस बैलेंस को बनाएगा, जबकि रीएब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगा। अब लास्ट में जो फिल्ट्रेट बचेगा जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आकर इकट्ठा होगा वो यूरिन फॉर्मेशन में फाइनली पार्टिसिपेट करेगा। ओके, नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। जो हमने बताया कि रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जो होते हैं वो फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करते हैं, मतलब 99% रीएब्जॉर्ब करवा देते हैं, बाकी जो फिल्ट्रेट निकलेगा वो बहुत ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड होगा। तो वो जो प्रोसेस होगी वो कैसे होगी, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। तो कैसे होगी ये, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मैकेनिज्म होता है यहाँ पर, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसको पढ़ने से पहले हम ट्यूबुल्स के फंक्शन बता देते हैं। ट्यूबुल्स जो है हमारी किडनी के अंदर उनका क्या क्या फंक्शन है, सॉरी नेफ्रॉन के अंदर। तो फंक्शंस ऑफ ट्यूबुल, कौन कौन सी ट्यूबुल थी, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सब ट्यूबुल्स हैं और इनके हमें अलग अलग फंक्शन पढ़ने हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले हम पीसीटी की बात करेंगे। तो जो पीसीटी होती है, पीसीटी के अंदर मोस्टली क्या, वाटर, मोस्टली वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा या जो ब्लड होगा उसके अंदर चला जाएगा, बाइकार्बोनेट आयंस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो सॉल्ट होता है NaCl, NaCl वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो ग्लूकोज की कैटेगरी में आएंगे। तो ये तो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, जबकि कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन और अमोनिया जो होंगे वो यहाँ पर एंटर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का जो मेन काम होता है, लूप ऑफ हेनले से जो सोडियम क्लोराइड होंगे, मतलब जो सॉल्ट्स होंगे वो इसमें से एक्सक्रीट आउट होंगे नॉर्मली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या होंगे NaCl होंगे वो रीएब्जॉर्ब होंगे, और ये क्या करेगा, यहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो लगभग 1100 से 1200 मिली ऑस्मोल पर ml होती है। सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यहाँ पर होती है लूप ऑफ हेनले में। ओके, नेक्स्ट है डीसीटी। तो जो डीसीटी होती है उसके अंदर से मोस्टली वाटर, ज़्यादातर वाटर यहाँ निकल चुका होगा, कार्बोनेट्स, क्लोराइड, सॉरी सॉल्ट्स ये यहाँ से निकल चुके होंगे, लेकिन जो बचेगा वो भी अभी रीएब्जॉर्ब होना है ताकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, तो इस वाटर को वापस से रीएब्जॉर्ब करवाना है। तो यहाँ पर वाटर होंगे, कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स अगर बच गए हैं तो वो वापस रीएब्जॉर्ब होंगे, और वही बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर पोटाशियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस, यहाँ हाइड्रोजन और अमोनिया आयंस थे, यहाँ पर हाइड्रोजन और पोटाशियम आयंस जो होंगे वो वापस इसके अंदर आएंगे ताकि फिल्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो बनी रहे। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, तो जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उससे जो भी रहा बचा वाटर होगा वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसमें से कुछ अमाउंट में यूरिया भी रीएब्जॉर्ब होता है।
वो यूरिया या तो लूप ऑफ हैंडले के अंदर आ जाता है, या फिर वो यूरिया जो होगा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाएगा और वापस ब्लड में आएगा। फिर दोबारा जब फिल्ट्रेशन होगी तो वो यूरिया फिल्टर आउट होगा। मतलब कहने का क्या है कि एक बार में पूरा का पूरा कंप्लीट यूरिया ब्लड का रिमूव आउट नहीं होगा, वो 2, 3, 4 साइकिल्स के अंदर जाकर रिमूव होगा। इसलिए ब्लड जो होगा वो बार बार फिल्टर होने के लिए किडनी पर आता रहेगा और लगभग 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करेगा, जो कि आफ्टर कंसंट्रेटिंग 1.5 लीटर यूरिन बनाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म हम पढ़ रहे थे। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? लूप ऑफ हैंडले और वासा रेक्टा जो होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रन करती हैं। ठीक है, आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, ये पेज नंबर 296 पर। क्या है? ये लूप ऑफ हैंडले है। ठीक है, ये बाहर वाली क्या है? लूप ऑफ हैंडले। और ये है वासा रेक्टा, या जिसको आप ब्लड कैपिलरी बोल रहे हो। ओके, तो क्या होगा? ये लूप ऑफ हैंडले का डिसेंडिंग पार्ट है और ये असेंडिंग पार्ट है। इसका अपोजिट वासा रेक्टा में होगा, ये वाला होगा असेंडिंग और ये वाला होगा डिसेंडिंग। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रन कर रहे हैं, इसलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल रहे हैं। और ये सबसे मेन रोल प्ले करता है कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने के लिए। ओके, तो यूरिन फॉर्मेशन में काउंटर करंट मैकेनिज्म सबसे मेन होता है और यही हमें ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, ये क्या है? जो ट्यूबुलर सिक्रीशन या रीएब्जॉर्प्शन जो होती है वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बेसिस पर होती है। मतलब हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से हमेशा लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। अगर पैसिव की आप बात करते हो, अगर एक्टिव डिफ्यूजन की आप बात करते हो, तो उसके अंदर एक्टिव जो मूवमेंट हो रहा है उसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, एटीपी मॉलिक्यूल्स वहां पर रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो जो लूप ऑफ हैंडले होगी, लूप ऑफ हैंडले के अंदर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है। कितनी होती है? 1200। उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 900 हो जाएगी, यहाँ पर 800 हो जाएगी, 600, 600, 300, ऐसे ऐसे 300 मिली ऑस्मोल पर ml। ठीक है, ये ऑस्मोलैरिटी है। जबकि वासा रेक्टा के अंदर, वासा रेक्टा में भी सेम कंडीशन होगी, वही 1200, और फिर ये डिक्रीज होती जाएगी ठीक है, ऐसे यहाँ पर होगी। मतलब देखो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगी वो एकदम मेंटेन्ड कंडीशन में होगी। तो जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वासा रेक्टा की है लगभग सेम टू सेम वो लूप ऑफ हैंडले की है, तो खासा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो इसकी ट्यूबुल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, लूप ऑफ हैंडले से कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिवाय वाटर के कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज आउट नहीं होता, हमने अभी पढ़ा था। लेकिन जो पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट होती है उनमें से मोस्टली रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो काउंटर करंट का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में रन करना। दो जो वेसल्स हैं या जो दो कैपिलरीज हैं या आप कह सकते हो दो लूप्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रन कर रही हैं, इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये जो फिल्ट्रेट बना है वो उसको कंसंट्रेट करने के काम आएगा। ओके, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर जो ब्लड मूव कर रहा है वो बहुत स्पीडली मूव कर रहा है, और जो बोमेंस कैप्सूल की जो सेल्स हैं
वो सेल्स एकदम फाइन फिल्ट्रेशन करेगी, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक हो चुका है। आप लोग देख लेना इसको, आपकी बुक्स में अच्छे से ये एक्सप्लेन किया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, और ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।